नमस्कार स्टूडेंट। हमने पिछले क्लास में शोध प्रविधि के तथ्य संकलन पद्धति के प्राथमिक समंग संकलन पद्धति के प्राथमिक पद्धति के कुछ संकलन के पद्धतियों के बारे में जाने, जिसमें हमने प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान पद्धति, दूसरा होता है मौखिक पढ़ें, तीसरा में हमने स्थानीय स्रोत एवं संवाददाता द्वारा सूचना प्राप्ति, फिर सूचनादाताओं द्वारा प्रश्नावली को भरना, इन सभी के बारे में जाने। उसी में हम अगला जो पांचवा जो पद्धति है प्राथमिक पद्धति में पांचवा पद्धति है गणकों द्वारा अनुसूची को भरना, इस पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। तो समंग संकलन की यह पद्धति प्रश्नावली पद्धति से मिलती जुलती मानी जाती है। अंतर केवल इसमें इतना है कि इसमें भरने से होता है। प्रश्नावली पद्धति में प्रश्नावली सूचनाओं के पास भेज दी जाती है और वे स्वयं इसे भरकर अनुसंधानकर्ता को वापस कर देते हैं। लेकिन इस पद्धति में अनुसूची सूचनादाताओं के पास नहीं भेजी जाती, अपितु गणक स्वयं या सूचना लेने वाला स्वयं सूचनादाता के पास जाकर क्या करता है, उनसे सूचना पूछ कर भर लेते हैं। इस प्रकार से जहाँ प्रश्नावली सूचनादाताओं द्वारा स्वयं भरी जाती है, वहीं जो अनुसूची है सूचना या अनुसंधानकर्ता द्वारा क्या किया जाता है, सूचनादाता से पूछकर भरी जाती है। अनुसंधानकर्ता अनुसंधान के क्षेत्र में जो कुछ गणकों में विभाजित कर दिया जाता है और गणक अपने अपने क्षेत्र में जाकर क्या करता है, सूचना एकत्रित करके या एकक से पूछकर सूचना को अनुसूची में भर लेते हैं। यह अनुसंधानकर्ता प्रश्नों की उपयोगिता का विश्लेषण कर ले देते हैं, जिससे उन्हें सूचनादाताओं को सहानुभूति प्राप्त हो जाए। शिक्षित और होशियार व्यक्ति को ही नियुक्ति गणकों के रूप में किया जाता है और गणक जितने अधिक विनम्र, होशियार एवं कुशल होते हैं। गणक मतलब होता है सूचना ग्रहण करने वाला, ये सूचना प्राप्त करने वाला, वे सूचनाओं इतनी अच्छी तरीके से एकत्र कर लेते हैं। अतः गणकों को इस कार्य हेतु विस्तृत प्रशिक्षण देना भी जरूरी हो जाता है। अनुसंधान की इस पद्धति की सफलता केवल जो सूचना लेने वाला होता है उसी पर आश्रित होता है। अतः उसे शिक्षित, होशियार, चतुर, लगनशील, परिश्रमी एवं आकर्षक होना जरूरी है। उन्हें क्षेत्र विशेष की भाषा, रहन सहन, खान पान एवं सामाजिक परिस्थितियों से भी परिचित रहना जरूरी है। इस पद्धति के आधार पर अगर देखें तो इस पद्धति के द्वारा प्रश्नावली के जो कुछ दोषों को कुछ सीमा हद तक दूर किया जा सकता है। इस पद्धति का प्रयोग शासकीय अनुसंधानों में अधिकतर किया जाता है और भारतीय जनसंख्या जनगणना की इसी पद्धति द्वारा क्या किया जाता है, जनगणना किया जाता है। भारत में इसी प्रकार से जनगणना की जाती है। अगर इस पद्धति के माध्यम से जो हम सूचना एकत्रित करते हैं, अगर उसकी उपयोगिता को देखें, उपयुक्तता को देखें, तो कहने का मतलब है कि हम इसको क्यों करते हैं। तो सबसे पहले उपयोगिता ये है कि जब अनुसंधान के क्षेत्र अत्यंत विस्तृत हो तो हमें क्या करना चाहिए, इस प्रकार की जो प्रणाली है उसके माध्यम से हम सूचना एकत्रित कर सकते हैं। दूसरा उपयोगिता अगर देखें तो जब अनुसंधान में अत्यधिक शुद्धता प्राप्त करनी हो तब भी क्या कर सकते हैं, हम इस पद्धति को अपना सकते हैं। उसके बाद अगर अगला उपयोगिता देखें इसका, तो शिक्षित गणक उपलब्ध हो तभी हम क्या कर सकते हैं, इस पद्धति को अपना सकते हैं। उसके साथ साथ अनुसंधान हेतु विशाल राशि की जरूरत पड़ती है इसमें, और उसके बाद ही उसके लिए भी इसमें क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। अगर इसके जो फायदे देखें, इस पद्धति के माध्यम से हम अनुसंधान करें तो क्या होता है, किसी भी पद्धति को करने से कुछ फायदे, कुछ नुकसान और कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है। अगर उसके फायदे देखें तो इस पद्धति के द्वारा अत्यधिक विस्तृत क्षेत्र का अनुमान लगाया जा सकता है, अनुसंधान किया जा सकता है। दूसरा, इस पद्धति के द्वारा सारे क्षेत्र में एक साथ अनुसंधान प्रारंभ किया जा सकता है, अतः समय की बचत होती है। उसके साथ साथ इसका अगला फायदा है कि इस पद्धति में अनुसंधान करता है स्वयं होशियार गणकों की नियुक्ति करता है, अतः पक्षपात की जो संभावना है वो बहुत कम रहती है। इस पद्धति में अनुसंधान करता है स्वयं होशियार गणकों की नियुक्ति करता है, अतः पक्षपात की संभावना कम रहती है। कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति इसके बारे में जानता है उसी को क्या कहते हैं, इसमें नियुक्त किया जाता है। पांचवा है इसमें सूचनादाताओं से गणक प्रत्यक्ष रूप से सूचना एकत्रित करते हैं, अतः दोनों पक्ष में संपर्क बना रहता है। कठिन एवं गोपनीय प्रश्नों के उत्तर भी थोड़ी सी विनम्रता एवं चतुरता से गणकों द्वारा प्राप्त कर लिए जाते हैं। ये तो उसके फायदे हो गए, मगर उसके साथ साथ इसमें कुछ दोष भी बताए गए हैं। तो सबसे पहला इसमें ये दोष ये है कि इस पद्धति का सबसे बड़ा दोष यही है कि ये क्या है, चूँकि इससे गणकों की संख्या अधिक होती है तथा उसे प्रशिक्षित करना पड़ता है, इसीलिए क्या है, इसमें भारी पैसे की या राशि की ज़रूरत पड़ती है। उसके साथ साथ क्या है, दूसरा, शिक्षित, होशियार एवं कुशल गणकों को प्राप्त करना कठिन होता है। उसके साथ साथ गणकों का प्रशिक्षण कि कैसे अनुसंधान क्षेत्र में जाकर क्या करना है, सूचना प्राप्त करना है, उसको प्रशिक्षण करना भी कई बार कठिनाई हो जाती है।
उसके बाद अगला दोष इसमें ये बताया गया है कि गणकों की जरा सी असावधानी से सारे अनुसंधान को प्रभावित कर देता है। और अंत में अगर इसके दोष देखें तो गणकों की निष्पक्षता पूरी विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि कभी कभी जो सूचना ग्रहण करने वाले जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, गलत तरीके से भावना में आकर कोई गलत जानकारी भी एकत्रित कर सकते हैं। अगर इसकी सावधानी देखें तो इस पद्धति का उपयोग करते समय हमें क्या करना चाहिए, मुख्यतः कुछ बातों पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है। इस पद्धति का उपयोग करते समय उन्हीं व्यक्तियों को गणक नियुक्त किया जाना चाहिए जो शिक्षित एवं होशियार होना चाहिए हो, बुद्धिमान, व्यवहार में कुशल और ईमानदार एवं परिश्रमी हो। नहीं तो क्या हो सकता है, हमारी जो अनुसंधान है वो प्रभावित हो सकती है। उसके साथ साथ अनुसूची के प्रश्न सरल, स्पष्ट एवं छोटे एवं थोड़े होने चाहिए। उसके साथ साथ सूचना ग्रहण करने वाले को अच्छी प्रकार की प्रशिक्षित कर दिया जाना चाहिए ताकि वो सही तरीके से लोगों से मिल सकें। उसके साथ साथ जो सूचना ग्रहण करने वाले हैं उसकी नियुक्ति करते समय क्षेत्र का विशेष भाषा, रहन सहन और पहनावे का ध्यान रखना चाहिए। अगर गांव की तरफ अगर कोई व्यक्ति इंग्लिश या अन्य भाषी लोग क्या करते हैं, अगर किसी अन्य भाषाई क्षेत्र में क्या करते हैं, अगर जाकर अनुसंधान कार्य करते हैं तो सूचना देने वाला और सूचना लेने वाला दोनों में क्या नहीं हो पाएगा, कनेक्ट नहीं हो पाएगा, या दोनों एक दूसरे को जान नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, तो आसानी से सूचना ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसके लिए क्या होना जरूरी है, दोनों भाषा, रहन सहन और पहनावे का ध्यान रखना जरूरी है। तभी हम क्या कर सकते हैं, आसानी से सूचना ग्रहण कर सकते हैं। गणकों के कार्यों की जांच हेतु कुछ निरीक्षकों की नियुक्ति भी की जानी चाहिए। उसके साथ साथ गणकों को एक काल्पनिक अनुसूची भरवा भी दी जानी चाहिए। ये भी देख लेना चाहिए कि अनुसंधानकर्ता अनुसंधान में रुचि ले रहा है या नहीं ले रहा है। अगर वो नहीं ले रहा है तो हम बेहतर तरीके से क्या नहीं कर सकते, बेहतर तरीके से काम नहीं कर सकते। ये हो गया अनुसूची की सावधानी। उसके बाद आते हैं कि हम अनुसूची तैयार करने के लिए क्या करते हैं, जिन गणकों का चुनाव करते हैं, जिन व्यक्तियों को चुनाव करते हैं, उसका चुनाव करते समय हमें किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। तो गणकों पर ही क्या है, इस पद्धति की सफलता निर्भर होती है। अतः गणकों का चुनाव करते समय में हमें कुछ चीज़ों को ध्यान रखना जरूरी है, जिसमें सबसे पहले एक चीज़ ये है कि गणक योग्य, शिक्षित, होशियार, व्यवहार कुशल, मृदुभाषी होना जरूरी है। यहाँ पर गणक का मतलब, आपको गणकों का मतलब समझ जाना चाहिए। गणक मतलब होता है जो तथ्यों को एकत्रित करने का काम करता है, जो तथ्यों का एकत्रित करने का काम करता है या सूचना ग्रहण करने का, सूचना प्राप्त करने का काम करता है, उसे गणक कहा जाता है या गणक कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो इसके संबंध में क्या क्या बताया गया है कि अगर हम क्या करते हैं, अगर सूचना प्राप्त करने वाला व्यक्ति को नियुक्त करते हैं हम अपने अनुसंधान के लिए, क्या होता है कई बार हम अनुसंधान करते हैं, बहुत बड़ा क्षेत्र होने के कारण क्या है, हम अकेला किसी क्षेत्र में जाकर क्या नहीं कर सकते, अनुसंधान नहीं कर सकते। उसके लिए अलग अलग व्यक्तियों को नियुक्त अगर करते हैं तो नियुक्ति करने के समय हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहला क्या है, उसकी गणक की योग्यता, शिक्षित, होशियार, व्यवहार में कुशल और मृदुभाषी होना जरूरी है। अगर वो कुशल में, व्यवहार में बेहतर नहीं है तो हम उसे क्या नहीं कर सकते, अगर उनके द्वारा अनुसंधान अगर किया जाएगा तो संभवतः उसका निष्कर्ष कोई अलग तरीके से निकलेगा। उसके साथ साथ उसके अनुसंधान के प्रति होना जरूरी है, अनुसंधान के प्रति रुचि होना जरूरी है। अनुसंधान के प्रति अगर रुचि नहीं होगा, उसके साथ साथ हमें एक चरित्रवान, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति को भी नियुक्त करना चाहिए। वो कर्तव्यनिष्ठ और चरित्रवान भी होना चाहिए। उसके साथ साथ विभिन्न वर्गों में सम्मिलित होने की कला होना चाहिए। उसका झगड़ालू प्रवृत्ति का न हो, निष्पक्ष प्रतीत होता हो, परिस्थिति को अनुसार से अपने आप को ढालने के योग्य हो, वह विशेष क्षेत्र विशेष की भाषा, खान पान, रहन सहन से परिचित हो और अनुसंधान कार्य का अनुभव हो, तभी हम क्या कर सकते हैं, एक बेहतर निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अगर हम उपयुक्त पद्धति का अगर चुनाव करते हैं तो मुख्यतः हमें क्या करना चाहिए, प्राथमिक समूह को संकलन हेतु कौन सी पद्धति उपयुक्त होगी, इसका चुनाव बड़ी सावधानी से करना चाहिए। कोई एक पद्धति अनुसंधान के लिए उपयुक्त होती है और वह पद्धति दूसरे अनुसंधान के लिए अनुपयुक्त सिद्ध हो सकती है। कोई भी पद्धति अनुसंधान के लिए अगर प्रकृति एवं तत्व के आधार पर होती है तो अनुसंधान हेतु किस पद्धति का उपयोग किया जाए, यह निश्चित करने के लिए क्या है, हमें कुछ चीज़ों को ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। सबसे पहला आता है अनुसंधान की प्रकृति क्या है, अनुसंधान का क्षेत्र क्या है, अनुसंधान का उद्देश्य क्या है। उसके बाद आते हैं शुद्धता का स्तर, प्राप्त समय, प्राप्त धन, मौजूदा परिस्थितियों में जिसके अनुसार अनुसंधान करना। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर क्या करना चाहिए, हमें सूचना एकत्रित करने का कार्य किया जाना चाहिए। तभी हम क्या कर सकते हैं, बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं
अनुसंधान में सूचना एकत्रित करने का दूसरा तरीका। द्वितीय समंग संकलन पद्धति। इसका मतलब ये होता है कि द्वितीय समंग संकलन पद्धति वे हैं जो पहले से किसी व्यक्ति द्वारा या संस्था, सरकार द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन या अन्य तरीकों से संकलित कर लिए गए हैं और इस प्रकार के समंकों को किसी अन्य अनुसंधान द्वारा वर्तमान अनुसंधान से पूर्व ही संकलित एवं प्रकाशित कर दिया गया हो, उसे क्या कहा जाता है? द्वितीयक समंग संकलन पद्धति कहते हैं। कहने का मतलब ये कि जब किसी विषय पर जिस पे हम क्या करें, अनुसंधान करें या किसी विषय पर हम नए जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उस विषय पर क्या कर दिया गया है, पहले से किसी भी व्यक्ति द्वारा, संगठन द्वारा, सरकार द्वारा या किसी भी संस्था द्वारा क्या किया गया है, पहले से प्रकाशित कर दिए गए तथ्य हम आंकड़े छपवा दिए गए हैं। उसको जब हम क्या करते हैं, अपनी उपयोगिता के अनुसार से उसे क्या करते हैं, अपने उपयोग में लाते हैं उस तथ्यों को, तब उसे क्या कहा जाता है? द्वितीयक समंग संकलन पद्धति कहा जाता है। इसके संबंध में अगर परिभाषा देखें तो सुप्रसिद्ध विद्वान M.A. ब्लेयर ने लिखा है कि द्वितीय समंग उन समंकों को कहते हैं जो पहले से अस्तित्व में हैं एवं जो वर्तमान प्रश्नावली के उत्तर में अपितु नहीं किसी अन्य उद्देश्य के लिए एकत्रित किए गए हैं, उसे द्वितीयक समंग पद्धति कहा जाता है। अगर द्वितीयक समंग संकलन पद्धति का अगर स्रोत देखें तो चूंकि द्वितीय समंग संकलन का एक बार हो चुका होता है, अतः उसे प्राप्त करना सरल और मितव्ययी होता है। इन समंकों को प्राप्त करने में समय एवं श्रम की बचत होती है। इनके लिए कुछ स्रोत बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहला स्रोत या प्रकाशित स्रोत माने जाते हैं। जब संकलित समंग किसी व्यक्ति, संस्था या राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा प्रकाशित कर दिए जाते हैं तब उन्हें प्रकाशित संकलन कहे जाते हैं। प्रकाशित संकलन के भी क्या माने जाते हैं, कुछ उसके अन्य प्रकार माने जाते हैं। बहुत से प्रकार होते हैं जो प्रकाशित जो संकलन होते हैं, बहुत तरीके से प्राप्त किए जा सकते हैं। सबसे पहले आते हैं केंद्रीय सरकार द्वारा किया गया, जो सरकार समय समय पर क्या करते रहते हैं, राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार पर सर्वेक्षण या अनुसंधान कराती रहती हैं जनसाधारण के लिए। हम उससे भी क्या कर सकते हैं, अपने अनुसंधान कार्य में उसे लाकर या उसे उपयोग करके क्या कर सकते हैं, अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि भारत सरकार समय समय पर राष्ट्र की विभिन्न समस्याएं, बेरोजगारी, कृषि आय, राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी या विभिन्न प्रकार के जो जन समस्या हैं, उन समस्याओं के संबंध में क्या करते रहते हैं, सरकार अनुसंधान कराती रहती है और उन अनुसंधान के डाटाओं को जन साधारण के लिए, राज्य में निवास करने वाली जनताओं के लिए क्या करते रहते हैं, छपाती रहती है। हम उसे उपयोग में लेकर क्या कर सकते हैं, अपनी जो समस्याएं हैं उसको हल करने का कार्य कर सकते हैं। दूसरा जो स्रोत होता है या दूसरा जो तरीका होता है वो होता है प्रांतीय सरकारों के प्रकाशन। केंद्रीय सरकार के साजिश से प्रांतीय सरकार भी अपने अपने प्रांत की आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों का अनुसंधान करती है और हम जनता के इन्हीं को प्रकाशित करता है। मध्य प्रदेश सरकार ने समंकों को संकलन एवं प्रकाशन हेतु एक अलग विभाग की स्थापना की है। यह विभाग सांख्यिकी अनुसंधान एवं कार्य को वर्षों से करती आ रही है। अगर हमें अनुसंधान की आवश्यकता में अगर पड़ती है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से डाटा एकत्रित करके क्या कर सकते हैं, अपने अनुसंधान को पूरा कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन। तो अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा भी समय समय पर विभिन्न विषयों पर समंक प्रकाशित किए जाते हैं और इन समंकों द्वारा बड़ी उपयोगी एवं समंक उपलब्ध होती है। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, एशियाई विकास बैंक, कोलंबो योजना, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ आदि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा बड़े महत्वपूर्ण अनुसंधान कार्य किए जाते हैं और इसके समंकों को क्या किए जाते हैं, प्रकाशित किए जाते हैं। उसके बाद आते हैं आयोग एवं समितियों की रिपोर्ट। समय समय पर विश्व के सभी देश या भारत सरकार क्या करते रहते हैं, वर्तमान परिस्थिति के अनुसार से सर्वेक्षण और अनुसंधान कार्य को विभिन्न आयोगों द्वारा क्या करते हैं, संपन्न कराने का कार्य करते हैं। और फिर उन आयोगों द्वारा क्या किया जाता है, कार्य पूरा हो जाने के बाद उसे प्रकाशित कर दिया जाता है ताकि राज्य में निवास करने वाले हर व्यक्ति उसके बारे में जान सके, पढ़ सकें। उसको भी क्या कर सकते हैं, हम अपने कार्यों में ले सकते हैं। उसके बाद आता है अर्ध सरकारी प्रकाशन। तो विभिन्न अर्ध सरकारी संस्थाएं भी यह समय समय पर विभिन्न आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के संबंध में समंकों को प्रकाशित करती हैं। भारतवर्ष में नगर निगम, नगर पालिका, जनपद सभाएं आदि संस्थाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, जन्म मरण आदि के संबंध में महत्वपूर्ण समंकों को प्रकाशन करते हैं, जिनका की द्वितीय समंक के रूप में उपयोग किया जा सकता है। उसके साथ साथ पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित समंक, विश्व के प्रसिद्ध दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक निकलने वाली पत्रिकाओं को भी समय समय पर बड़ी उपयोगी होती है, महत्वपूर्ण एवं विश्वसनीय सामग्री प्रकाशन करती रहती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, जो पत्र पत्रिकाएं तो प्रकाशित करती रहते हैं उसके आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, अपने अनुसंधान कार्य को कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं अनुसंधान संस्थाओं का प्रकाशन, जो समय समय पर
अनुसंधान करते हैं उसका प्रकाशन को भी क्या कर देते हैं, पब्लिक कर देते हैं। संघों एवं संगठनों का प्रकाशन, व्यक्तिगत अनुसंधानों के प्रकाशन, व्यापारिक संस्थाओं के प्रकाशन एवं विश्वविद्यालय के प्रकाशन, उसके आधार पर भी क्या कर सकते हैं, जो अपने अनुसंधान कार्य हैं उसको पूरा कर सकते हैं। ये प्रकाशीय स्रोत हो गए। उसके बाद आते हैं जो द्वितीयक समंग संकलन की जो दूसरा पद्धति है, समंग संकलन में दूसरा जो स्रोत है अनुसंधान का या सूचना प्राप्त करने का जो दूसरा स्रोत है वो अप्रकाशित स्रोत है। अप्रकाशित स्रोत से मतलब ये है कि अप्रकाशित स्रोत वो होते हैं जो व्यक्ति, संस्था, सरकार या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा एकत्रित कर लिए गए हैं लेकिन प्रकाशित नहीं हुए हैं। कभी कभी बहुत से अनुसंधान कार्य करने वाले व्यक्ति अपना कार्य तो पूर्ण कर लेते हैं लेकिन वो कार्य उन्हें प्रकाशित नहीं कर पाते हैं। यदि उनका उपयोग कोई अनुसंधान कार्य करता है तब भी उसे द्वितीय समंग कहा जाता है, मगर उसे अप्रकाशीय स्रोत के रूप में माना गया जाता है जिससे कभी भी प्रकाश नहीं किया जाता है। अब द्वितीयक समंग में इसका प्रयोग किस तरीके से किया जाता है, तो द्वितीयक समंग में इसका प्रयोग अनुसंधानकर्ता को द्वितीयक समंकों का प्रयोग बड़ी सावधानी से करना चाहिए। प्रयोग करने से पूर्व अनुसंधानकर्ता को इस बात का निश्चय कर लेना चाहिए कि वह सामग्री कहाँ तक विश्वसनीय है और इसे ज्ञात करने के लिए उसे पूर्व अनुसंधानकर्ता द्वारा अपनाई गई जो अनुसंधान पद्धति है क्या होगा, उससे क्या होगा, इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। मगर फिर भी क्या है, अगर कोई भी व्यक्ति क्या करता है अप्रकाशित स्रोत को अगर उसको उपयोग में लाता है तो उसको कुछ सावधानी अपनानी चाहिए या उसको कुछ चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए। तभी क्या करना चाहिए, उसे इन चीज़ों को अपनाना चाहिए। सबसे पहले ये ध्यान देना पड़ता है कि प्रकाशित या प्रकाशित संकलित समंकों का उद्देश्य क्या रहा था, अनुसंधान का क्षेत्र कौन सा था, अनुसंधान के संबंध में समंग संकलन की कौन सी पद्धति अपनाई गई थी, अनुसंधानकर्ता के संकलन स्रोत क्या थे, अनुसंधान के किन किन इकाइयों का प्रयोग किया गया था, अनुसंधान के समय कितना समय लगा था, अनुसंधान की योग्यता क्या थी, समंग संकलन की परिस्थितियाँ क्या थी, शुद्धता का किस सीमा तक ध्यान रखा गया है। इन चीज़ों को क्या करना चाहिए, हमेशा अप्रकाशित, अगर हम अनुसंधान अप्रकाशित हम तत्वों को अगर उपयोग में ला रहे हैं तो हमेशा क्या करना चाहिए, प्रकाशित या अप्रकाशित दोनों प्रकार के अगर डाटा को अपने अनुसंधान कार्य में अगर ले रहे हैं तो क्या करना चाहिए, इन सभी चीज़ों को ध्यान देना जरूरी है। अनुसंधानकर्ताओं को सभी बातों के आधार पर क्या करें, वर्तमान अनुसंधान की एवं प्रकाशित या अप्रकाशित संकलित समंगों का अनुसंधान का अध्ययन करना चाहिए। यदि सभी बातों को पर्याप्त अनुरूपता या विश्वसनीयता मालूम पड़े तभी क्या करना चाहिए, उन समंकों का द्वितीय समंग के रूप में प्रयोग करना चाहिए। नहीं तो अगर उसमें एकरूपता अगर विश्वसनीयता नहीं होगी तो हमारी जो उद्देश्य है वो विफल हो जाएगा। मगर क्या करना चाहिए, अगर हमें कौन सी उपयोगिता कौन से तरीकों को क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए, तो हमेशा चुनाव इन पद्धतियों को करते समय क्या करना चाहिए, हमेशा ध्यान देना चाहिए। समंकों के संकलन की उपयुक्त पद्धति कौन सी है, इसका चुनाव करते समय अनुसंधान का क्षेत्र, उद्देश्य, समय, धन एवं परिस्थितियों को आदि पर पहले से विचार करना चाहिए। उसके पश्चात ही प्राथमिक समंग या द्वितीयक समंग संग्रहण संकलन पद्धति का निर्णय किया जाना चाहिए। यदि द्वितीयक समंग विश्वसनीय उपयोगी एवं सजातीय प्रतीत होता है तो हमें प्राथमिक समंकों का संकलन विचार छोड़ देना चाहिए और उन्हीं का उपयोग कर लेना चाहिए। परंतु वे भी अविश्वसनीय विजातीय प्रतीत हो तो तब अनुसंधान की शुद्धता हेतु नए सिरे से समंग संकलन क्या है, उपयुक्त माना जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान देना चाहिए कि अगर जिस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, किसी विषय में अगर सूचना एकत्रित कर रहे हैं तो हमें कौन सी पद्धति के द्वारा बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, इन चीज़ों को हमेशा ध्यान देना चाहिए। उसके बाद अगर समंग संग्रहण की अगर कार्यप्रणाली देखें तो जो समंग संग्रहण करते समय कौन कौन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, उसकी प्रणाली क्या होनी चाहिए। तो समंग संकलित करने की संपूर्ण कार्यप्रणाली को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला आता है इसमें पूर्व आवश्यकताएं, संकलन की पूर्व आवश्यकताएं, दूसरा आता है संकलन का कार्य। इसके अंतर्गत पूर्व आवश्यकताओं के अंतर्गत क्या है, कुछ बिंदु को रखा गया है जिसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, संकलन कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है सर्वेक्षण का स्वरूप। प्रायः सबसे पहले यही निर्धारित करना आवश्यक होता है कि सर्वेक्षण की प्रकृति क्या होगी, अर्थात सर्वेक्षण किस प्रकार से होगा। अध्ययन की समस्या सामान्य हो सकती है अथवा जटिल, अर्थात वह साधारण या संख्यात्मक तत्वों को संकलित करने में संबंधित हो सकती है, अथवा गुणात्मक अथवा विचारों या मूल्यों को इत्यादि सर्वेक्षण के उद्देश्य से सूक्ष्म तक गहन करना हो सकता है, अथवा केवल ऊपरी जानकारी प्राप्त करना हो सकता है। इसका क्षेत्र विस्तृत या
विशाल हो सकता है अथवा सीमित हो सकता है। इन चीज़ों का क्या है, सबसे पहले क्या है, हमें अगर किसी भी क्षेत्र अगर डाटा एकत्रित करना चाहते हैं तो उसका सर्वेक्षण का स्वरूप हमें जान लेना चाहिए कि हम जो डाटा एकत्रित करने चाहते हैं उसका स्वरूप कैसा होगा, किन तरीक़ों से हम करेंगे। तो सबसे तभी हम क्या कर सकते हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं या हम सही डाटा एकत्रित कर सकते हैं। तो हमें पहले जो आवश्यकता है उन चीज़ों को जान लेना जरूरी है। सब दूसरा आता है सूचनादाता। सर्वेक्षण का स्वरूप निर्धारित कर लेने के पश्चात क्या करना चाहिए, अगर सर्वेक्षण हमने निर्धारित कर लिए हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, उसके पश्चात हमें ये देखना होगा कि जिस समूह या समुदाय का हम सर्वेक्षण कर रहे हैं उसमें अध्ययन की इकाई क्या है, किस रूप में है, उसमें सूचनादाताओं की संख्या कितनी है, उसका विभाजन किस तरीके से करेंगे, आयु, लिंग, आय, शिक्षा, परिवार, जाति, धर्म, व्यवस्था आदि दृष्टिकोण से उनका ज्ञान प्राप्त होगा या नहीं होगा, उसकी प्रकृति और स्वभाव के संबंध में भी क्या कर लेना चाहिए, पहले से थोड़ा सा जानकारी एकत्रित कर लेना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम किसी विशेष जाति या धर्म के बारे में अगर अध्ययन करने जा रहे हैं, कुछ बातें ऐसी होती है जो उनको गलत लगती है, मगर वास्तविक होती है, मगर उसको गलत लगती है, फिर वहाँ पर क्या होना पड़ता है, हमें विवादों में जूझना पड़ जाता है उनके कार्यों को लेकर या अन्य चीज़ों को लेकर। तो हमेशा क्या करना चाहिए, हमें सूचनादाता के पास जाने से पहले हमने तो तय कर लिया हम वहाँ पर जाकर हमारा स्वरूप कैसा होगा, हम किस तरीके से अध्ययन करेंगे, मगर सूचनादाता के पास पहुँचने से पहले उनके सभी चीज़ों से क्या होना चाहिए, परिचित होना चाहिए और ट्रेंड हो जाना चाहिए, हमें या प्रशिक्षित हो जाना चाहिए कि वहाँ पर जाकर मैं अपने आप को किस तरीके से प्रस्तुत करूँगा। उसके बाद आते हैं तीसरा आवश्यकता ये होती है कि परिशुद्धता की सीमा। संख्यात्मक तथ्यों के संबंधित संकलन में प्रायः विभिन्न प्रकार की त्रुटियां भ्रम होता ही रहता है। किसी भी सर्वेक्षण में पूर्ण अथवा 100% शुद्धता की संभावना नहीं की जा सकती। जितना बड़ा सर्वेक्षण होता है तथा सूचनादाता अधिक होते हैं, अधिक मदों से सामग्री संकलन होता है, उतनी त्रुटियों की संभावना बढ़ जाती है। यही सीमा प्रायः सर्वेक्षण के उद्देश्य, आकार, धन, समय तथा संगठन पर निर्भर करती है। प्रायः सामान्य प्रकृति के समय एकत्रित करते हुए उदाहरण के 5% तथा त्रुटि की समस्या निर्धारित की जा सकती है। इसीलिए हमेशा क्या करना चाहिए, परिशुद्धता की जो सीमा है वो पहले से निर्धारित कर देनी चाहिए कि हम कितने हद तक गलती कर सकते हैं, उससे ज़्यादा गलती नहीं कर सकते। उसके बाद आती है कि पहले से आवश्यकता है। दूसरी आते हैं संग्रहण के स्रोत। तो समंकों को किन किन स्रोतों से संकलित किया जाना है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण और विचारणीय तथ्य है। यह देखना होगा कि अध्ययन की समस्या क्या बिल्कुल नहीं है, इसकी प्रकृति नहीं है, प्रचलित प्रकृति है जिसके संबंध में कोई किसी मिलते जुलते क्षेत्र से सूचना व्यक्तियों को एकत्रित किया जा चुका है, वे सर्वेक्षण के लिए कुछ सुलभ हो सकेगी अथवा नहीं। यह भी देखना होगा कि क्या समस्त समंक या सूचनाएं प्राथमिक हो या क्षेत्रीय स्रोतों से ही प्राप्त हो रहा है, या किसी सीमा तक इसकी द्वितीय स्रोतों तक अर्थात सुरक्षित प्रलेखों आदि के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इन सभी चीज़ों के बारे में भी क्या है, आपको पहले से जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए ताकि बाद में किसी प्रकार की समस्या ना आए। उसके बाद आते हैं प्रतिचयन के चुनाव। तो समंग एकत्रित करने की दो विधि होती है मुख्यतः। एक तो संगणन विधि होती है जिसमें समंग के प्रत्येक सूचनादाताओं से सूचना एकत्रित की जाती है। दूसरा आता है प्रतिनिचयन पद्धति जिसमें समस्त जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए केवल थोड़ी सी इकाइयों को सूचना एकत्रित करने के लिए चुना जाता है। जब समंग बहुत बड़ा होता है और इकाइयों को प्राप्त सहजता भी पाई जाती है, तथ्यों को की प्रकृति में भी समानता होता है, तो निर्देशन का आकार तथा उसकी विधि इत्यादि पहले से तय कर लेना उचित होता है। इसका चुनाव एक तकनीकी कार्य होता है और अध्ययन के उद्देश्य या प्रकृति साधनों की समय सीमा पर निर्भर करती है कि हम किस आधार पर क्या करना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं। उसके बाद आते हैं संग्रहण की विधियाँ। सूचनाओं को स्रोत तय कर लेने पर हमें यह निर्भर होता है उक्त स्रोतों को किस विधि के द्वारा हम समंग एकत्रित किया जाए। यह आवश्यक नहीं है कि केवल एक विधि का प्रयोग किया जाए, कई विधियों के द्वारा भी क्या किया जा सकता है, सर्वेक्षण में प्रयोग लिया जा सकता है। यदि प्राथमिक एवं क्षेत्रीय सूचनाएं अधिक महत्वपूर्ण है, धन, समस्या, कार्यकर्ता इत्यादि साधन पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता अनुसार से उपलब्ध है, तो हम विश्वसनीय सूचनाओं हेतु प्रत्यक्ष अवलोकन, निरीक्षण अथवा साक्षात्कार की विधियाँ अपनाई जा सकती है, जिसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं घटनास्थल पर जाकर सामाजिक घटनाओं को देख सकता है, आवश्यक हो तो उसमें भाग भी ले सकता है अथवा मौखिक बातचीत से काम चला सकता है। उसके बाद आता है अगला, अगर देखें तो पूर्व परीक्षण तथा पूर्वगामी अध्ययन। तो समस्त अध्ययन यंत्रों की रचना कर लेने के पश्चात तथा मशीन संसाधनों का अपने पास उपलब्ध करने के पश्चात क्या करना चाहिए, एक सबसे बड़ी आवश्यकता ये होती है कि जितनी भी संसाधन हम क्या करना चाहते हैं, अनुसंधान कार्य में उपयोग में लाना चाहते हैं, उन सभी संसाधनों को क्या कर लेना चाहिए, अनुसंधान कार्य करने से पहले उपयोग कर लेना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, बेहतर निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद आते हैं यंत्र तथा साधन।
प्रायः क्षेत्रीय प्रविधियों द्वारा सूचनाएं संकलित करने के लिए कुछ विशेष प्रपत्रों का प्रयोग करना पड़ता है। उदाहरण के लिए साक्षात्कार अनुसूची, डाक द्वारा प्रेषित प्रश्नावली, अन्य विवरण, निर्देशिका, मापक पैमाने इत्यादि आजकल प्रचलन अधिक बढ़ते जा रहा है। इसी की रचना अत्यंत सावधानी से की जानी चाहिए। इसमें दिए गए शीर्षक, उसके प्रश्न, उसकी संख्या, आकार, कागज, सूचना इत्यादि पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि आपकी जो डाटा है सही तरीके से एकत्रित किया जा सके। ये हो गया समग्र संग्रहण की प्रणाली में मुख्यतः पहला प्रणाली, जिसमें हमने पूर्व आवश्यकताएं, हमें अनुसंधान करने से पहले या कहीं पर अगर हम क्या करें सूचना एकत्रित करने जाते हैं तो उससे पहले हमें कौन कौन सी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद आते हैं समग्र संग्रहण प्रणाली की दूसरा भाग मतलब होता है दूसरा भाग में जिसमें संकलन का कार्य किया जाता है। संपूर्ण संकलन कार्य में मोटे तौर पर देखें 2 स्तरों पर विभाजित किया है। सूचना संकलित करने के जो कार्य है उसको मुख्य तौर पर 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आता है क्षेत्रीय स्तर पर, दूसरा आता है कार्यजीवी स्तर पर। तो सबसे पहले जो क्षेत्रीय स्तर है, क्षेत्रीय स्तर पर यंत्रों एवं सुविधाओं को लेकर क्या है आवश्यक निर्देश ध्यान में रखते हुए प्रगणक या क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्राथमिक सूचना एकत्रित करने के लिए क्या करते हैं, प्रस्तावित सूचना दाताओं के तक पहुँचते हैं और जिसमें सबसे पहले क्या करता है वो सूचनादाताओं से संपर्क करता है। आवश्यकता सूचनाएं एकत्रित करने से सबसे पहले तो प्रस्तावित सूचनादाताओं से संपर्क बनाना आवश्यक होता है। यह संपर्क सब सूचनादाताओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। कब और कहाँ किस व्यक्ति से संपर्क सुलभ होगा, इस नीति को अपनाकर श्रेयस्कर होता है। और प्रथम संपर्क का प्रायः परिचयात्मक हो सकता है, जिसमें अध्ययनकर्ता एवं सूचनादाता एक दूसरे से जानते हैं। अगर एक दूसरे से अगर आसानी घुल मिल ले तो सूचनादाता क्या कर सकता है, आसानी से सूचना प्रदान कर सकता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सूचनादाताओं से संपर्क करना जरूरी है। उसके साथ साथ क्या करना है, अगर हमें सूचना अगर किसी व्यक्ति से कर लेना है तो हमें क्या करना चाहिए, सूचनादाता के साथ घनिष्ठता स्थापित करना जरूरी है। अगर वो व्यक्ति क्या है अगर अनजान रहेगा तो आसानी से जो सूचना हमें चाहिए वो सूचना प्रदान नहीं करेगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो सूचना देने वाला व्यक्ति है समय समय पर उसको मिलना चाहिए, उसके साथ घूमना चाहिए, उसके साथ खाना पीना चाहिए, कहीं पर बाहर घूमना चाहिए। तभी क्या कर सकता है वो व्यक्ति क्या कर सकता है, आसानी से अपना सूचना प्रदान कर सकते हैं। उसके साथ साथ सूचना प्राप्त करना, संकलन के लिए निर्धारित विधि का प्रयोग करके सूचना को संबंध में उपलब्ध कराना वास्तव में सर्वाधिक झंझट का काम है। यदि प्रत्यक्ष विधियां अपनाई जाती है तो घटना स्थल पर जाकर अवलोकन करने से प्राप्त सूचना को बहली प्रकार से अपने नोट करने की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार अगर साक्षात्कार या बातचीत के स्थानों पर जानकारी प्राप्त करने के द्वारा घर जाना पड़ता है और नीति कुशल के साथ साथ उससे जानकारी प्राप्त करनी पड़ती है। अगला अगर कार्य देखें अगर क्षेत्रीय स्तर पर, तो प्रलेखों का प्रयोग द्वितीय सूचना संग्रहों के संग्रहण के लिए आवश्यक स्रोतों की सूची में उनके उपलब्ध होने के नियम, अधिकारियों के संबंधित व्यक्तियों के नाम, पते एवं उसका समाप्ति इत्यादि को क्या करते हैं ध्यान रखते हुए प्रलेखों का प्रयोग किया जाता है। सामान्य रिकॉर्ड, सार्वजनिक सूचना इत्यादि को अपेक्षाकृत सफलतापूर्वक प्राप्त की जाती है, परंतु गोपनीयता तथा व्यक्तिगत स्तर के लिए प्रलेखों को प्राप्त करने में अधिक धैर्य से काम लेना पड़ता है। इसमें दी गई सूचना को प्राप्ति स्रोत के पूर्ण विवरण सहित नोट के रूप में लेखबद्ध किया जाता है। उसके बाद अगर संकलन का कार्य का अगर दूसरा स्तर देखें तो इसमें दूसरा स्तर में आता है कार्यालय स्तर पर। कार्यालय स्तर पर कहने का मतलब है कि जहाँ पर क्या करते हैं कार्यालय के स्तर पर सूचना डाटा एकत्रित करने का कार्य करते हैं। सबसे पहला आता है समंक का समापन। हम क्या करते हैं, ये तो स्थानीय क्षेत्रीय स्तर पर क्या करते हैं सूचना एकत्रित कर लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं उन सूचनाओं और डाटा को एकत्रित कर अपनी जो एक जगह है जहाँ से हम क्या करते हैं कार्य को संचालित करने का कार्य करते हैं, वहाँ पर पहुँच कर क्या करते हैं उन डाटाओं को फिर अगले स्तर तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। उसे कार्यान्वयन स्तर कहा जाता है, जिसमें सबसे पहला आता है समंक का संपादन कार्य करने का कार्य किया जाता है। कहने का मतलब है कि जितने भी डाटा हमें एकत्रित होता है उसका निरीक्षण कर लेना आवश्यक होता है ताकि उसमें जो भी दोष है उन सभी को क्या किया सके, दूर किया जा सके। तो हमें क्या करना चाहिए, जो भी डाटा हमें फील्ड वर्क से मिलता है उनमें जो दोष है उसको दूर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, हमेशा 3 चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। पहला, समस्त सूचनादाताओं से सूचना प्राप्त हो गई है अथवा नहीं, यह जानने के लिए समंकों को वर्गानुसार से भौगोलिक क्षेत्र एवं समाज या कार्यकर्ताओं को इत्यादि के अनुसार से क्रमबद्ध किया जाना आवश्यक है। दूसरा आता है कि प्रमुख यंत्रों जैसे अनुसूची एवं प्रश्नावली को सामान्य दोषों उदाहरणतः बिना भरे खाने, गलत खाने को उत्तर, अपूर्ण उत्तर, अंक गलत लिखे होना, जोड़ बाकी त्रुटि आदि का जाँच कर लेना चाहिए। उसके साथ साथ आता है व्यर्थ बातों को निकाल दिया जाता है तथा अशुद्धियों को ठीक कर दिया जाता है और व्यर्थ एवं अनावश्यक सूचनाओं को किसी प्रयोग में लाना जानकारी होता है। यह सभी चीज़ों के बारे में जानकारी होना चाहिए। उसके बाद आता है अगले कार्यान्वयन स्तर पर अगला काम होता है समंकों का वर्गीकरण। बिखरी हुई समंकों को क्रमबद्ध कर लेना
के पश्चात क्या करना, प्रस्तावित नीति के अनुसार से उसे संक्षिप्त एवं निश्चित वर्गों में अथवा श्रेणियों में विभाजित कर दिया जाता है। जैसे कि आयु के आधार पर बालक, किशोरी अवस्था, वृद्धावस्था, लिंग के आधार पर पुरुष स्त्रियाँ, लड़के लड़की, इस आधार पर क्या करते हैं, ये कार्यालय कार्य माना जाता है। उसके बाद आता है समंकों का सारणीय, सूचनाओं को वर्गीकरण तथा संकेत के उपरांत समंकों को स्पष्ट सारणी एवं अथवा तालिका के रूप में परिवर्तित करना पड़ता है। इसके समस्त सूचनाओं को व्यवस्थित रूप में बोधगम्य तथा संक्षिप्त बनाया जाता है। इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के एक ही शीर्षक के संबंधित सूचनाएं एक साथ प्रस्तुत किया जाता है तथा शीर्षक की पुनरावृत्ति नहीं करनी पड़ती। अंत में निष्कर्ष में यही कहा जा सकता है कि समंक संकलन की कार्यप्रणाली संपूर्ण सर्वेक्षण के आयोजन में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसका निर्धारण प्रायः प्रस्तावित अध्ययन समस्याओं की प्रकृति, समय, धन तथा कार्यकर्ताओं इत्यादि से संबंधित संसाधनों का सुविधाओं पर निर्भर होता है। समग्र संकलन के बिना सर्वेक्षण आगामी स्तर की ओर हम अग्रसर नहीं हो सकते। संक्षिप्त में अगर सर्वेक्षण यदि एक भवन है तो समग्र एवं सूचनाएं उस भवन के निर्माण हेतु वस्तुएं जैसे कि ईंट, रेत, सीमेंट इत्यादि हैं। इसके बिना हम क्या नहीं कर सकते, अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं।